topic is procedures. So, the importance of public reason was emphasized in the modern procedures of the assembly as well. तो यानी जो हमारी पब्लिक रीज़न जो हमने प्रीवियस टॉपिक में लेक्चर में पढ़ा था, यानी पब्लिक रीज़न किसी लीडर ने कोई भी मतलब डिमांड रखी होती थी, तो उसको उसके लिए उस डिमांड को पूरा करने के लिए रीज़न देने पड़ते थे, ठीक है। और उसी जो भी वो जो हमारे सामने सुनने वाले लीडर्स हुआ करते थे, फिर वो उन रीजंस को सुन के आराम से सुन के उसके ऊपर डिस्कस करके फिर बताते थे कि वो चीज़ें हमें माननी है कि नहीं माननी है, वो डिमांड्स हमें माननी है कि नहीं माननी है। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक रीजन। यानी बाकी भी जो असेंबली में जो भी प्रोसीजर्स हो रहे थे, उसमें भी जो ये पब्लिक रीजन है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। The Constituent Assembly had 8 major committees on different subjects. Usually Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel और B.R. Ambedkar chaired these committees. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, इसकी 8 मेजर बड़ी बड़ी कमिटीज़ बनाई गई थी। यानी कुछ कमेटीज़ थी, इसकी टोटल 8 कमेटीज़ थी बड़ी बड़ी। तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर थी, और ये कमेटीज़ अलग अलग सब्जेक्ट जो भी होगी हमारी कंट्री को लेके, उनके ऊपर ये बातें करती थी कमेटीज़। तो उनके लीडर्स यूजुअली जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे, और B.R. अम्बेडकर जी भी इनके कुछ कमेटीज़ के लीडर होते थे या इनके चेयरमैन होते थे। These were not men who agreed with each other on many things. और ये वो मेंबर्स थे जो एक दूसरे की बातों पे, बहुत सारी बातों पे एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे, यानी बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री करते थे। जैसे कि जो हमारे B.R. अम्बेडकर हैं, वो बोलते थे कि कांग्रेस और जो जिसमें मतलब नेहरू जी है हमारे और गांधी जी हैं, वो ये बोलते थे कि उन्होंने जो दलित्स वगैरह हैं या शेड्यूल कास्ट वगैरह हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी उनके अच्छे के लिए, उनकी भलाई के लिए वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं या उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये B.R. अम्बेडकर बोलते थे। उसके बाद जो पटेल और नेहरू थे, वो भी एक दूसरे के बहुत सारे इश्यूज थे, उनके ऊपर वो ये बात मतलब नहीं मानते थे, वो डिसएग्री करते थे। तो इसीलिए अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी, लेकिन फिर भी ये मिलजुल के ये काम करते थे एक दूसरे के साथ। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बट द बाय द एंटायर असेंबली। तो उसके बाद हर एक जो कमेटी होती थी ना, वो एक पर्टिकुलर जो प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाएगा उसको ड्राफ्ट करती थी। और सारी जब भी वो कोई ड्राफ्ट करने वाली होगी ना, कोई भी चीज़ वो कमेटी ड्राफ्ट करने वाली होगी, तो उसको सबसे पहले उसको जो पूरी असेंबली होती थी, सारी जो भी इन कमेटीज़ के जितने भी मेंबर्स होते थे, वो सारे बैठ के एक जगह पे पहले उस पर डिबेट करते थे। अगर सारे उनमें से जो भी प्रोविजंस वो ड्राफ्ट करने वाले होंगे, उनके ऊपर जो ज़्यादा मतलब बोला जाता था आप टिक करो और क्रॉस करो, जिस पे अगर ज़्यादा टिक आते थे यानी ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती थी, तो उस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करा जाता था। और जिसको नहीं असेंबली नहीं मानती थी, वो उस चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता था। Some provisions were subject to the vote, but in each instance, every single argument, query, or concern was responded to with great care and in writing. कुछ जो थे मतलब इसको जो मैंने आपको बोला वोट मतलब टिक और क्रॉस बोला जाता था करने के लिए, तो उसी तरह ही बोलते थे वोट करो। अगर मतलब वोट बोला जाता था वोट करने के लिए, कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते थे जिनको बोला जाता था कि आप वोट करो। और आधों को बोला जाता था कि मतलब उसके बाद ये भी बोला जाता था कि आर्ग्यूमेंट मतलब अच्छे से आर्ग्यूमेंट मतलब जब वोट दिया जाता था उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, और अच्छे से उसके ऊपर मतलब ग्रेट केयर से मतलब जब पूरे कंसर्न पूरे ग्रेट केयर से बोला जाता था कि ठीक है, अब आप अगर आपने ये चीज़ बोली है, मतलब ये चीज़ आप बोलते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई जाएगी, तो आपको बताना है कि क्यों लानी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़, और आपको ये अच्छे से लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसको जो लीडर्स होते थे वो बोलते थे कि हम मतलब जो भी बाद में ड्राफ्ट करते थे उसको बताया जाता था कि वो बताते कि आपको ये लिख के देनी है राइटिंग में, ताकि हम अच्छे से ये देख के हम मतलब इसको अडॉप्ट करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। द असेंबली मेट फॉर 166 days स्प्रेड ओवर 2 years and 11 months। तो जो हमारी ये असेंबली थी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 166 डेज़ में मतलब बनाया गया था, और लगभग 2 years एंड 11 months लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में।
यानी 2 साल और 11 महीने टोटल लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई थी उन उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुए थे हमारी कंट्री में, उनमें से क्या क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी। सो नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हम नहीं बोल सकते हैं, कोई भी असेंबली जो उसको बना रही है उसने उसने जो सोचा है या वो जो सोच रही है उसी का मतलब सिर्फ वही चीज़ें उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली जाएंगी, इतना ही कोई भी किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही नहीं हो सकता है। एन असेंबली हैज़ डाइवर्स एज द Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles the Constitution should enshrine। तो जैसे कि हमारी जो असेंबली थी, जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसमें हमें पता है कि अलग अलग जो बैकग्राउंड से लोग थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे। तो उन सब ने मिल के हमारा मतलब एक साथ मिल के उन्होंने मतलब ये देखा कि कैसे हमारे पास्ट में कैसे हम सब ने मतलब हिंदू मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, सब ने कैसे मिलजुल के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था। तो तब उनके क्या विशेष थे, क्या वो चाहते थे, किन चीज़ों पे उनके साथ मतलब जस्टिस होना चाहिए, कैसे वो चाहते थे कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो उन सब ने बोला कि कैसे उस टाइम पे हमने मिलजुल के ये सारी चीज़ों की मांग की थी, वही सारी चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे ताकि हम सारे लोग अच्छे से मतलब मिलजुल के रह सकें। ठीक है, इसी के मतलब तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसी रही है पास्ट में, तो उसी के बेसिस पे हम अगर उन चीज़ों को ठीक करें तो हम अब एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा बन सकता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन तब भी अच्छे से बन सकता है जब वो अपनी जो पास्ट में जो सारी प्रिंसिपल्स थे उन सबको एनश्राइन करे। दीज प्रिंसिपल्स व फॉर्ज ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो और जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो सारे हमने प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे, या जो भी जिन चीज़ों के ऊपर हमने मतलब बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये हमने कहाँ से लाई गई, जो कि हमारी बहुत लंबी जो स्ट्रगल चली थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, उस वो सारी चीज़ें हमने बोला था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। वो जो चीज़ें तब हम डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स से, वो सारी चीज़ें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते थे। इसलिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग कॉन्क्रीट शेप एंड फॉर्म द प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो एक बहुत अच्छी शेप दे रही थी उन प्रिंसिपल्स को जो कि हमने जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए थे ना, मूवमेंट जैसे कि हमारा ये हुआ था, डांडी मार्च हुआ था, और हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, हमारा सॉल्ट मार्च हुआ था। इन सब में जो जो हमारी डिमांड्स थी ना, जो जो हम चाहते थे, जो भी हमारी जो विशेस थी, वो जो हम ब्रिटिशर्स से चाह रहे थे कि हमें मिले, वो सारी चीज़ें इन सब ने मतलब वो सारे प्रिंसिपल्स, सारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हुए थे उनके सारे हमारे क्या जो हमारी वो मांगी थी, विशेष थी, वो सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, ताकि वो चीज़ें इसीलिए हमारा मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने वो सारी विशेस उसमें रखी। ठीक है, ताकि वो सारी उन चीज़ों के लिए हमें दोबारा किसी से मांग ना करनी पड़े तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सारी चीज़ें हमें दे दी। फॉर decades preceding the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the Constitution, the shape and form of government India should have, the values it should uphold, the inequalities it should overcome। तो जो भी मतलब बहुत सारी जो भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें सारा ये मतलब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, कौन से वैल्यूज़ है जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमें कैसे जो इनइक्वालिटीज़ जो हमारे पास्ट में हो चुकी हैं बहुत सारे लोगों के साथ, उनको कैसे हमें कम करना है। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब जो पास्ट में हो चुका था वो सारी चीज़ें, जैसे दलित जो हमारे हैं उनके साथ जो इनइक्वालिटीज़ हो चुकी हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी, और भी जो रिलीजन के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन सब को सॉल्व करने के तरीके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए।
आंसर्स फॉर्ज्ड इन दोज डिबेट्स वर गिवन फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन सब चीज़ों के ऊपर क्या हो गया, बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए, तो उसके बाद वो सारी मतलब जब आंसर्स उन पे मिल गए, उन डिबेट्स में जो आंसर्स मिले उन सबको क्या एक फ़ाइनल फॉर्म दिया गया, बोला कि ठीक है, जो मतलब आंसर्स जो सही लगे उन सबको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ठीक है, द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज़ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो सबसे जो बेस्ट इन प्रिंसिपल्स की जो हमारे पास्ट में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट की जो बेस्ट समरी थी वो थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई थी, जो कि है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तक लाई गई, वो थी हमारी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इट मीन्स रेजोल्यूशन दैट डिफाइंड द एम्स ऑफ द असेंबली। तो ये एक रेजोल्यूशन था जो एम्स बता रहा था, असेंबली जो जो चीज़ें चाहती थी उन वो सारी चीज़ें, उनके मतलब जो एम्स थे असेंबली के, वो सारे इसमें लिखे गए थे। ठीक है, इट वॉज मूव्ड बाय नेहरू जी इन 1946। तो ये नेहरू जी ने इसको लाया गया था, इसके ऊपर बात की थी नेहरू जी ने 1946 में। दिस रेजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन में वो सारी चीज़ें लिखी गई थी, वो सारी विशेज़, वो सारे वैल्यूज़ डाले गए थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए हम अपनी कंट्री का बना रहे हैं, वो सारे जिन वैल्यूज़ के लिए, जिन एस्पिरेशंस के लिए, जिन विशेज़ के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, वो सारे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था। सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय एंड सम्ड अप बाय द वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यानी जितने भी सब्सटेंशियल प्रोविजंस वगैरह थे वो सारे इसके ऊपर मतलब उन सब का उन सबको मिला के फिर हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में रखा गया था, यानी लिखा गया था। बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एक्सेट्रा। तो इसी रेजोल्यूशन के ऊपर जो इस रेजोल्यूशन में जैसे हमारे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ये सारा हमारे जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है उसमें सारा लिखा गया था। और उसी के मतलब जब ये लाया गया तो उसी के मतलब इसी फिर यहीं से हमारे जो हमारा ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इन सब चीज़ों को मतलब मेन माना गया। ठीक है, जो हम प्रेमेबल है जो हमारा, उसमें भी हम देखें जब हम वो खोलते हैं, यानी फर्स्ट पेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो उसी के मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये लाया गया था, उसी के थ्रू सबसे पहली शेप इन्हीं को दी गई। तो उसके बाद ये कुछ मेन पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, ये आप सारे ये खुद चेक कर लीजिएगा। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो इसका मतलब है बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी जो हमारी मतलब हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसा था, यानी हमने कैसी अपनी गवर्नमेंट बनाई, हमारी गवर्नमेंट कैसे हमारे फोरफादर्स ने फ्रेम करी। तो सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल यही रखा गया कि जो हम गवर्नमेंट हो वो डेमोक्रेटिक हो, यानी उसको लोगों की गवर्नमेंट हो, लोगों से हो और लोगों के लिए हो। ठीक है, उनको मतलब उस गवर्नमेंट को लोग चूज़ करें और वो लोगों के से हो, जब तक लोग उससे खुश होंगे तभी तक वो रहेगी। और लोग बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसा मतलब यहाँ पे होना चाहिए। एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करनी चाहिए, यानी लोगों के भलाई के लिए काम करनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनके अच्छे के लिए काम करनी चाहिए, जो लोगों की मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हो वो ऐसा मतलब ये होनी चाहिए गवर्नमेंट जो उनके बारे में सोचे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम on evolving the right balance among the various institutions like the executive, the legislature and the judiciary। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने बहुत सारा टाइम ये मतलब डिसाइड करने में लगाया कि मतलब कैसे जो हमारे तीन जो थे ऑर्गन्स थे गवर्नमेंट के, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी इनके क्या क्या पावर्स होने चाहिए और इनके बीच में कैसे क्या मतलब रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि अच्छे से ये काम कर सकें।
This led to the adoption of the parliamentary form and the federal arrangement, which would distribute governmental powers between the legislature and the executive on the one hand and the between the states and the central government on the other hand. यानी इसके बाद इसी पे ये मतलब लास्ट में फैसला लिया गया कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करेंगे और फेडरल अरेंजमेंट को चूज़ करेंगे। यानी जैसे कि हमारा ये होता है लोकसभा पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा होंगे वैसे मतलब ये किए जाएंगे मतलब इंस्टीट्यूशंस होंगे और फेडरल अरेंजमेंट मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में। और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आधे पावर्स को ये करेगा विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और जिससे जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में पावर को शेयर किया जाएगा और स्टेट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में भी अच्छे से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो कौन कौन से ऐसे जो प्रोविजंस है वो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बाकी जो कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या क्या प्रोविजंस यानी जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था तो वो ऐसी चीज़ें कौन सी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट। तो जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे वो बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने वो गए वहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। चाहे वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन हो इनके क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने देखा कि कौन से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अच्छी रहेंगी तो उन्होंने वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करी और उन्होंने ये किस बहुत अच्छी सोच से अडॉप्ट करी थी। ठीक है उन्होंने मतलब सोचा कि ये चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए जो हमारे पहले जो सोसाइटी मतलब जो हमारी सोसाइटी थी या जो हमारे लोग थे उनको जो चीज़ें नहीं मिल सकी वो अब मिलनी चाहिए। जैसे कि ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से चूज़ किया था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडिया ऑफ the rule of law, the institution of the speaker and his role, लॉ मेकिंग प्रोसीजर ये किया था ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से अडॉप्ट। उसके बाद है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी चूज़ किया था। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फैटर्निटी चूज़ किया था यानी अडॉप्ट किया था। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किया था अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स ये किया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसए से क्या चूज़ किया था यहाँ से चूज़ किया था या अडॉप्ट किया था चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो ये यहाँ से ये चीज़ें अडॉप्ट की थी हमारे जो फोर फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ताकि जो हमारी कंट्री है वो अच्छे से चले और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे लोगों को इक्वल माने और सबकी एस्पिरेशंस विशेस को फुलफ़िल करे। और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।